नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस टॉक शो सीरीज़ में जिसका नाम है डर्माटॉकीज़ विद डॉक्टर नेहा शाह। हम डॉक्टर साहब से जब रूबरू होते हैं तो हम अपने रोज़मर्रा की जो हमारी स्किन केयर और हेयर केयर की परेशानियाँ हैं, उससे जुड़े सवाल पूछते हैं। हम मेडिकेटेड जो प्रोसीजर हैं, वो कैसे किया जाता है और वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये समझते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही मेडिकेटेड प्रोसीजर के बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मेरा बहुत दिनों से ये मन तो था कि इस बारे में मैं आपसे और डिटेल में बात करूँ, पूछूँ, लेकिन आज हम ये कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आज आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछूँगा। पीआरपी बात करेंगे। पीआरपी की बात करेंगे, एग्ज़ैक्टली। तो मैंने खुद भी कराया है पीआरपी, आई एम श्योर आपको भी कराना चाहिए अगर आपको लगता है तो। मैं तो बहुत डर गया था इसलिए। तो डॉक्टर साहब, सवाल के दायरे में आके पूछें तो सबसे पहला सवाल पीआरपी क्या है? पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब ऐसा प्लाज्मा जिसमें आपकी प्लेटलेट ज़्यादा है, नॉर्मल मात्रा से अधिक है। तो बेसिकली हम लोग आपका ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे कि ऊपर प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है और उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इससे उसमें प्लेटलेट रिच हो जाता है बेसिकली। तो प्लेटलेट रिच का मतलब कि 3 to 4 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। ये प्लेटलेट करता क्या है, जब ये बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं तो ये बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है, जो कि आपकी स्किन को और आपके हेयर को बहुत तरीके से रीग्रो रीजनरेट करता है। बेसिकली ये रीजनरेटिव मेडिसिन का मेरे ख्याल से पहला कदम था इस डेकेड में। पीआरपी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सॉट आफ्टर ट्रीटमेंट्स है कॉस्मेटोलॉजी में। तो डॉक्टर साहब, ये तो रिलायबल है, आपने कहा सबसे ज़्यादा, मतलब हम अगर कहें तो ये वो ट्रीटमेंट है जिसमें रिस्क फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है या प्रॉब्लम नहीं बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन फिर वो बहुत आराम से, मतलब धीरे-धीरे, शनैः-शनैः चीज़ें नहीं होती हैं, वो धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता वो। तो इसके बारे में मेरा अगला सवाल ये होगा कि पीआरपी किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किसे कराना चाहिए? पीआरपी अगर हम हेयर के लिए कर रहे हैं तो वो सभी लोग जिनको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रही है विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मेडिकेशंस, उनमें हम कर सकते हैं। जिनको हेयर थिनिंग हो रही है और जिनको फर्स्ट शुरुआती हेयर लॉस हो रहा है, उनमें पीआरपी बहुत इफेक्टिव है। तो एनी वेयर आफ्टर 18+। अगर हम फेस की बात करें तो फेस में ये रीजनरेटिव मेडिसिन का एक पार्ट हो जाता है। ये आपकी एंटी एजिंग जैसा काम करता है, आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स को कम करता है, कोलाजन इंड्यूस करता है, पिगमेंटेशन कम करता है, जो कि नॉर्मली हम लोग 25 से पहले तो नहीं देखते। करेक्ट, सो एजिंग सेट्स इन, विजिबल एजिंग सेट्स इन आफ्टर 25-30 ईयर्स ऑफ एज। करेक्ट। तो उस समय आप करा सकते हैं। हुँ। और पीआरपी के भी कुछ प्रिकॉशनरीज़ होते हैं, हेयर की भी मैं पूछूँगा, स्किन के लिए भी मैं पूछूँगा, दोनों के लिए। प्रिकॉशनरीज तो एज सच नहीं है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है पीआरपी से पहले, जैसे हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पे ना हो। दूसरा, हम फिट हों, मतलब हमें सर्दी जुकाम फीवर ये सब ना हो, क्योंकि पहले उसको ठीक करिए। पीआरपी कैन वेट। आप किसी ऑटो इम्यून डिजीज से ना सफ़र कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट ना हो, आप लैक्टेटिंग ना हो। जनरली पोस्टपार्टम हेयर लॉस होता है, तो लेकिन women generally lactate during that period, Correct. so we don't do PRP during those period। फिर कोई एक्टिव इन्फेक्शंस ना हो, ये तो आम बात हो गई। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप बहुत फ्राइड फूड खा के पीआरपी कराने ना जाएं। थियोरेटिकली तो ये बोला जाता है कि आप एम्प्टी स्टमक पे जाएं, ओके। पर जनरली जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड निकालते हैं ना, तो पीपल समटाइम्स फेंट और वो चक्कर सा आने लगता है। सो यू ईट बट यू हैव अ लाइट मील। आप बहुत फ्राइड फूड ना है, क्योंकि तो फिर प्लाज्मा जो है लिपिमिक हो जाता है, वो कर्डी वाइट सा दिखने लगता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। प्लस ये भी कहा जाता है कि विमेन में प्लेटलेट्स जो हैं वो मिड साइकिल सबसे ज़्यादा रहती है, तो आप देख के कराएं कि आप मिड साइकिल में हो। एंड ऑफ साइकिल और शुरुआत में थोड़ा सा कम रहता है। डॉक्टर साहब, हमने ये तो प्रिकॉशनरीज़ कहा कि हम तो पोस्ट कॉशनरीज़ क्या होंगी इसकी? पोस्ट कॉशनरीज जनरली आप हाइजीन मेंटेन करें, बहुत डस्ट में बहुत डायरेक्ट हीट में ना जाएं। अगर आपने हेयर का कराया है
तो try not washing your scalp for 24 hours. Try covering it with a cotton or cap given to you by the dermatologist. बहुत धूल और बहुत डस्ट में ना जाए. अगर आप फेस का है, सो यू विल एक्सपीरियंस माइल्ड रेडनेस. तो पीआरपी को ना वेम्पायर फेशियल भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जो है, अब तो हम लोग पीआरपी माइक्रोनीडल कर देते हैं. पहले हम लोग पीआरपी अलग अलग पॉइंट पे इंजेक्ट करते थे. ओके. तो वो ब्लीडिंग से ना पूरा फेस रेड हो जाता था, वैम्पायर जैसा हो जाता. इसीलिए तो वो 24 to 48 आवर्स रहता है. सो आपको ध्यान रखना है कि उस दौरान आप सौना बात ना लें, स्विमिंग ना करें, ताकि क्योंकि प्रिक मल्टीपल प्रिक्स है तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. और 24 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर अपना चेहरा ना धोएं, वही सनलाइट और उसमें ना जाए. जेल पेनफुल होता है. एंटीबायोटिक्स भी दे लेंगे. पेनफुल होता है. सॉर्ट ऑफ येस. सो क्या होता है कि वी यूज अ नंबिंग क्रीम आपके एरिया को नम करने के लिए. तो फेस में तो इट्स इजी, प्लेन सरफेस से नम हो जाता है, यू कैन गेट इट डन. स्काल्प में थोड़ा नंबिंग का इशू. सो अगर हम एनेस्थेटाइज करते हैं ब्लॉक करके, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि व्हेन आई ट्राई डूइंग दिस, तो लोग कहते हैं कि जितना दर्द वो ब्लॉक करने में होता है ना, उतने में तो पीआरपी करा लेंगे. सेकेंडली, जो हम स्प्रेस करते हैं ना, उसके बाद भी स्कार्फ में पेन होता है. ओके. सो देयर आर टू वेज. इनिशियली या अभी भी बहुत सारे लोग उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर्स. So that becomes painful with a very fine needle. What I do is I generally use a Dermapen 4 microneedle machine, Okay. which though might not be as effective as direct injection, but it works. And the main part is कि compliance बढ़ जाता है. So instead of 4 sessions, you might need 5 to 6 sessions, but then you come back because आपको फिर पेन नहीं होता. तो वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ हम ये टॉलरेट कर सकते हैं. प्लस जैसे आई डोंट डू पीआरपी इन ग्रेड 3-4 एलोपेशिया, मतलब जहाँ पे ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है, वहाँ आई डोंट डू पीआरपी. आई यूजुअली रिजर्व इट फॉर हेयर फॉल केसेस, एकदम अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस, और मे बी हेयर थिनिंग. सो इन दैट केस माइक्रोनीडल से काम चलता है. हेयर थिनिंग में काम करता है. बहुत इफेक्टिव है. और नरिश भी करता है. नरिश भी करता है. सो बेसिकली आपके जो बाल के फॉलिकल्स हैं उनको मजबूत करता है, इसीलिए हेयर शेडिंग कम हो जाती है. ये तो मैंने खुद भी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मतलब इट वाज मैसिव हेयर फॉल, और मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन करके बस इतना ही कहा कि मुझे लगता है मैं गंजा हो जाऊंगा. एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड, यू कम, एंड शी सेड लेट्स डू पीआरपी. एंड आई वाज हैविंग नो आइडिया अबाउट व्हाट पीआरपी इज. बट देन मेरे पीआरपी के 2 सीटिंग मुझे लगता है मैंने की थी बस, उससे मुझे काफ़ी इफेक्ट, प्रभाव इसका समझ में आया था, पॉजिटिव प्रभाव. And now he comes every 3 months. Yeah, but then tell everybody that what should be the band of doing the PRP seating. Generally 4 to 6 sessions लगते हैं, क्योंकि cumulative effect होता है इसका ज़्यादा, at an interval of almost 2 to 4 weeks. तो अगर किसी को बहुत जल्दी है या बहुत परेशान है, so we do it 2 weeks, else we do it 4 weeks. 4 to 6 sessions के बाद when you see that your hair is normalized और ठीक है, तो जनरली वी रिकमेंड कि अगर आपका लाइफस्टाइल वैसे ही है, सी हेयर इज अ प्रोटीन, यू नीड टू इंक्लूड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर डाइट एंड यू नीड टू हैव अ वेरी हेल्दी डाइट. अगर आप वो नहीं कर पाते, या यू आर समबडी हु इज इन अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू गो फॉर कॉन्टिन्यूअस हेयर सैलून हेयर थेरेपीज, हेयर ड्राइंग, ब्लो ड्राइंग, स्ट्रेटनिंग, या ये सब आपको कराना पड़ रहा है, तो आपका हेयर डैमेज होता है, देन वी सजेस्ट एवरी 3 months or every 6 months you get a single session of PRP done to maintain your hair results. Else उसका रिजल्ट 1.5-2 साल तक रहता है, उसके बाद आप 1-2-3 सेशंस दे सकते हैं as per your requirement. इसके demerits. See, it is your own plasma that is going into your own body. So practically chances of allergy और ये सब बहुत नहीं होता है. Zero. It's almost zero. The only thing that can happen sometimes it's allergy to the anticoagulant जो टेस्ट ट्यूब में होता है, but that is very 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 rare. इसके अलावा इसका कोई डिमेरिट नहीं है. फिर पेन, ब्रूजिंग थोड़ा बहुत, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. भाई अच्छी चीजें कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो प्यार वाला दर्द चाहिए ही है ना, तो वो ट्रीटमेंट है, तो वो तो ऐसा मान के चले. पीआरपी के लिए एक चीज और है डॉक्टर साहब, बालों का तो समझ में आ रहा है, जब हम स्किन की बात करते हैं, क्या ये
कैंसर क्रिएटिंग या ऐसा कोई भी दूसरी बीमारी जिसकी डोर इस पे जुड़ जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इट इज़ वेरी सेफ एंड कैंसर का तो दूर-दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता और दूसरी ऐसी भी कोई बीमारी नहीं होती। जनरली जिसको किलोइड टेंडेंसी है या जिनको इन्फेक्शंस हैं, उनको नहीं कराना चाहिए, अदरवाइज़ इट्स ओके, सेफ। ओके। एंड यू सजेस्ट कि ये भी 20-22 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं? नो, अगर हम फेस के लिए कर रहे हैं, सो यू कैन स्टार्ट आफ्टर 30 इफ Okay. यू आर इन अ फील्ड या अब अगर ऐसे देयर आर एक्सेप्शंस ना, इफ यू एज अर्ली सो आप 25 प्लस में स्टार्ट कर सकते हैं। बट पता है इसके 50 इयर्स के बाद इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है, ओके। क्योंकि आपके बॉडी का प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, हम्म, फिर आपकी स्किन सैग करने लगती है, तो बहुत स्कैगिंग स्किन पे ये काम नहीं करता। थोड़ा फर्मनेस होनी चाहिए, थोड़ा मतलब आप सांचा होना इसको चाहिए, लाइक अपनी जवानी के दिनों में कर लीजिए सुंदर ताकि दिखने के लिए, एजिंग प्रिवेंट हो सके। जैसे एजिंग प्रिवेंट हो सके। लेकिन हम जानते हैं कि एक मौलिक प्रक्रिया है, हम आए हैं तो बुढ़ाएंगे ही। तो उसमें आप जब 50 क्रॉस कर जाएं, बाउंड्री उस पार चले जाएं, तो फिर आप बहुत ज्यादा इसमें जद्दोजहद नहीं कर सकते, हाँ, उसके हाँ, पहले उससे कर बहुत अच्छे सकते हैं। रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हाँ, सो मतलब इस बेसिकली आप ग्रेसफुली एज करेंगे, आप थोड़ा पहले शुरू करेक्ट, करेंगे। करेक्ट। आप एजिंग करेंगे लेकिन वो एजिंग दिखेगी नहीं। अगेन आप किसी को बोलेंगे हाँ मैं 62 का, बोलेंगे हाँ, ऐसा वाला रिएक्शन आएगा। तो और पीआरपी, आपको क्या लगता है कि मशीन्स जो है उसमें कितने एडवांस, कितने टाइप के मशीन्स हैं? क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि 2 ब्रॉड सेक्शंस हैं, फेस का और देयर इज हेयर ओनली का। वन मशीन, पीआरपी में कोई मशीन नहीं होती। हम्म, इट्स बेसिकली योर ब्लड जो हम सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं और प्लाज्मा निकाल लेते हैं, दैट्स इट। इट्स अ 1 आवर प्रोसीजर, 40 मिनट्स प्रोसेसिंग टाइम लगता है, 10-15 मिनट कराने का टाइम लगता है, यू कैन गो। इसकी कोई डाइट प्लान वगैरह होती है? डाइट प्लान तो ऐसा सच नहीं होती है, लेकिन जितना बेहतर आप खाएंगे किसी भी प्रोसीजर के लिए है, द बेटर यू ईट द बेटर योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट। रिस्पॉन्ड टू इट। और प्लस क्योंकि हम अगर हेयर के लिए ज़्यादा करते हैं तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो, विटामिन सी हो, मिनरल्स एंड विटामिन्स हो तरह तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। तो मैं तो ये कहने वाला था कि अब हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन एज अ डॉक्टर फॉर पीआरपी, एनीथिंग विच यू रियली वांट योर पीपल, फॉलोअर्स एंड ऑडियंस टू अंडरस्टैंड? No, I think we have covered almost every aspect of it. You can let us know अगर कोई ऐसी चीज़ आप जानना चाहते हैं जो हम भूल गए हों। प्लस पीआरपी जैसे विद एज हम लोग नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, सो पीआरपी के भी अब एडवांस फॉर्म्स आ गए हैं। दे आर जीएफसी, दे आर एक्सोसोम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स दैट हैव कम इन, जिसके बारे में हम लोग सब्सिक्वेंट अपने एपिसोड में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। या और एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि पीआरपी के रिजल्ट्स अगर आप ऐसे समझे कि हम चुटकी बजाएं और तुरंत मिल जाए, तो किसी भी प्रोसीजर में नहीं है जो मेडिकेटेड है। तो यू हैव टू बी पेशेंट इनफ, बट स्टिल इफ यू फील एंड फाइंड कि आफ्टर प्रोसीजर जैसा आपको लगना है वैसा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज दे वुड बी द बेस्ट वंस टू गाइड यू वेल। सो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, स्टे ट्यून्ड, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, keep giving us the feed so that we can keep asking questions to the doctor on your behalf, and we can be in touch forever. And with this, thank you. Namaste.